हेलो एवरीवन, जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे अर्थ मूवमेंट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अर्थ मूवमेंट को जो है दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है एंडोजेनेटिक मूवमेंट और एक है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। तो जो भी एंडोजेनेटिक जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो जो फोर्स है वो कहाँ जनरेट होती है? इंटीरियर ऑफ अर्थ में। तो इसकी वजह से जो भी मूवमेंट होती है उन्हें एंडोजेनेटिक में रखा गया है। और एक्सोजेनेटिक जो मूवमेंट है उनके लिए जो फोर्स, जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? बाहरी चीज़ें हैं, जैसे कि क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, जो कि कॉज करते हैं वेदरिंग और इरोजन। तो इसको एक्सोजेनेटिक में रखा गया है। जितने भी लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं अर्थ के सरफेस पे, ये जो है कॉम्बिनेशन है किसका? एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या हैं, इनके ऊपर एक्ट हुई हैं, तभी जो है इनकी फॉर्मेशन हुई है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए हिमालय को। तो हिमालय में क्या है? एंडोजेनेटिक फोर्स भी है और एक्सोजेनेटिक भी फोर्सेस यहाँ लग रही हैं, और जो आज इनका ये रूप है हमें ये देखने को मिल रहा है। तो एंडोजेनेटिक में क्या है? जो प्लेट की जो मूवमेंट्स हुई है, जिस तरीके से टकराई हैं प्लेट्स, वो सब क्या है? एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ही क्या है, इनकी फोल्डिंग हुई है, क्रम्बलिंग हुई है, और इनकी हाइट ये इतनी ऊपर तक ये पहुंचे हैं। और ऊपर जो इनके ऊपर जो रॉक्स है, इनके ऊपर क्या है? जो ये सनलाइट है इसका इफेक्ट हो रहा है, जो बारिश पड़ रही है उसकी वजह से इनकी वेदरिंग हो रही है। तो उस तरीके से भी क्या है, ये फोर्सेस जो है एक्ट कर रही हैं और इस तरीके के लैंडफॉर्म को ये बनाती हैं, जो प्रेजेंट रूप हमें देखने को मिलता है। बात करूं एंडोजेनेटिक फोर्सेस की, तो इसमें अब हम देखेंगे इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, जो भी ये एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं। तो पहली है डायस्ट्रॉफिज्म और दूसरी है कैटास्ट्रॉफिज्म। तो डायस्ट्रॉफिज्म जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे ये जो मूवमेंट्स हैं ये काफ़ी धीरे धीरे होती हैं। तो इनको फर्दर जो है डायस्ट्रॉफिज्म को है एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक में डिवाइड किया गया है। तो एपिरोजेनेटिक जो है उसका मतलब होता है कि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और ओरोजेनेटिक का मतलब है कि जो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स है, जिसमें कि हिमालय जो हो गए, एल्प्स हो गए, रॉकीज हो गए, एंडीज हो गए, इनका निर्माण जो हुआ है वो ओरोजेनेटिक जो फोर्सेस है उनकी वजह से हुआ है। और जो दूसरा है वो है कैटास्ट्रॉफिज्म। कैटास्ट्रॉफिज्म में क्या होता है कि जो इसमें क्या है, एकदम सडन सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। तो इसमें जो अर्थक्वेक और जो ये वॉल्केनो है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एंडोजेनेटिक में। तो अर्थक्वेक और वॉल्केनो को जो है यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इनके ऊपर जो है सेपरेट डेडिकेटेड डिटेल्ड लेक्चर्स बनाए जा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इनको ज़रूर देखना। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार जियोमॉर्फिज्म वर्ड है, इसका मतलब क्या है? जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फिज्म मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन अर्थ। कई जगह प्लेन्स हैं, कई जगह माउंटेन्स हैं, है ना, और प्लेट्यूज हैं। तो इनकी जो फॉर्मेशन हुई है, किस तरीके से हुई है, उसको जानना, कौन सी वो प्रोसेस थी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसके तहत ये सब बने हैं। और इनके निर्माण में क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बात करूं डेजर्ट में जो हमें लैंडफॉर्म मिलते हैं, उनको क्या है, जो विंड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो विंड यहाँ पर क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट है। अब कई जो रिवराइन लैंडफॉर्म्स हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, वहाँ पर क्या है, पानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और जो समुद्र में जो बनते हैं, जैसे कि सी केव्स होती हैं, तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो बनते होते हैं ओशंस में, तो वो किसकी वजह से बनती हैं? वो बनते हैं जो वहाँ पर वेव्स हैं, ओशन करंट है, उनकी वजह से। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट है, ठीक है। जैसे कि वाटर हो गया, मूविंग आइस, विंड, वेव्स, ये सब क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट है जो कि जियोमॉर्फिज्म करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इनकी वजह से क्या है, लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ग्लेशियल लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, रिवराइन लैंडफॉर्म्स, ओशियन लैंडफॉर्म, डेजर्ट लैंडफॉर्म और कास्ट टोपोग्राफी। तो ये सभी के ऊपर क्या है, सेपरेट लेक्चर आगे आएंगे। अब इनसाइड धरती के अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो मेनली जो फोर्स, जो ये एंडोजेनेटिक जो ये प्रोसेस है, इसके लिए जो फोर्स है ना, वो कौन सी है? वो कन्वेक्शन करंट है ना। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंदर जो हीट जनरेट कर रहे हैं, फिर कन्वेक्टिव करंट बन रहा है, असेंडिंग लिम्ब वगैरह, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोजेनेटिक फोर्स, जो कि धरती के अंदर से हमें मिलती है। एक तो ये होगी, और दूसरी क्या है, प्रीमोर्डियल हीट है।
जब अर्थ जो बन रही थी ना स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में, क्या थी, ये हॉट मोल्टन गैस का एक वो था, गोला था। तो वो जो प्राइमोर्डियल हीट उस टाइम की हीट है, वो भी क्या है, एक फोर्स है, एंडोजेनेटिक फोर्स। तो दो होगी, कन्वेक्शन करंट जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू मिलती है, और दूसरी क्या है, प्राइमोर्डियल हीट। ये दोनों क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है धरती के अंदर। बात करूं डायस्ट्रॉफिज्म के बारे में, तो इसमें क्या है, ये धीरे धीरे, मैंने कहा ना डायस्ट्रॉफिज्म वर्ड का मतलब है धीरे धीरे। तो इसमें क्या है, स्लो बेंडिंग होती है रॉक्स की, फॉल्टिंग होगी, फिर क्या होगा, वॉर्पिंग होगी। वॉर्पिंग में दो चीज़ें होती है, एक अप वॉर्पिंग होती है, एक डाउन वॉर्पिंग होती है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। तो डायस्ट्रॉफिज्म जो है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एपिरोजेनी। तो एपिरोजेनी में क्या होता है, बेसिकली अप वार्पिंग और डाउन वार्पिंग। तो ये जो एपिरोजेनी है ना, ये क्या है, धरती के काफ़ी बड़े पार्ट में एक्ट करती है। तो इसीलिए जो है इसे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स भी बोला गया है। और जो ओरोजेनी है, ये डील करेगी एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि हिमालयाज हो गए, है ना, जहाँ पर कि हमारे माउंटेन्स बन रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजन्स पे एक्ट करती है, और यहाँ पर हमें क्या है, फोल्डिंग और क्रम्बलिंग ऑफ रॉक्स देखने को मिलती है। तो बात करूं अप वार्पिंग और डाउन वार्पिंग की, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अब देखिए, कोई ये प्लेन बिल्कुल लैंड सरफेस है, यहाँ पर क्या हुआ, नीचे से जो है फोर्स लगी, क्योंकि जो अंदर से जो हीट है उसने बाहर आना है। तो जो फोर्स लगी उसने क्या किया, जो ये क्रस्ट है इसको ऊपर को उठा दिया। इसको बोलते हैं अप वार्पिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी एक बड़े एरिया में होगी, तो उसको बोलेंगे अप वार्पिंग। और अगर कहीं डिप्रेशन बन गया तो उसको बोलेंगे डाउन वार्पिंग। तो ये क्या है, एपिरोजेनी के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। अब देखिए, जो ये मैंने बोला ना कि फोल्डिंग क्या है, फॉल्टिंग क्या होती है, इनको जान लेते हैं। फोल्डिंग बेसिकली क्या है, बेंडिंग ऑफ रॉक्स विदाउट ब्रेकिंग। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रॉक्स टूटी नहीं है लेकिन बेंड हो गई हैं, तो इसे बोलते हैं फोल्डिंग। फॉल्टिंग में क्या है, यहाँ पर जो है फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक्स जो है हो चुकी है, और साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर नीचे आप देख रहे हैं ये मूव हो रही है, तो इसे बोलते हैं फॉल्टिंग। और एक चीज और है, जॉइंट। जॉइंट क्या है, एक रॉक में क्या है, फ्रैक्चर, खड़ी खड़ी रॉक में क्या है, फ्रैक्चर हो रखा है, लेकिन वो अभी डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो इस जॉइंट की वजह से क्या होता है, जो ये रॉक होती है ना, ये ससेप्टिबल हो जाती है वेदरिंग के लिए, क्योंकि इस जॉइंट में क्या है, अब देखिए क्या है, यहाँ पर पानी अंदर जाएगा तो पानी धीरे धीरे क्या है, एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करेगा डे और नाइट के टाइम पे, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये धीरे 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 क्या है, ये रॉक जो है टूट जाएगी पीसीज में। तो जॉइंट की वजह से क्या है, रॉक हमेशा ससेप्टिबल बन जाती हैं वेदरिंग के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। एपिरोजेनेटिक जितनी भी ये मूवमेंट्स होती हैं, इनमें आपको याद रखना है कि जो फोर्स जो एपिरोजेनेटिक मूवमेंट में लगती है ना, वो फोर्स कौन सी होती है, रेडियल फोर्स होती है। तो अर्थ के जो ये रेडियस के अलॉन्ग जो है ये फोर्स लगेगी। तो इसीलिए तो क्या है, अप वार्पिंग और ये डाउन वार्पिंग जो है हमें देखने को मिलती है बहुत बड़े एरिया में। तो ये याद रखना है कि रेडियल फोर्स जो है एपिरोजेनी में लगती है। और साथ ही आपको कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि अपलिफ्टमेंट क्या होती है, सबसिडेंस क्या होता है, एमरजेंस क्या होता है, सबमर्जेंस क्या होता है, इनके बारे में भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो जो अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस है ना, ये जो हमारे जो कॉन्टिनेंटल एरिया है उनसे लैंड वाले एरिया से डील करती होती हैं। अपलिफ्टमेंट मतलब कोई लैंड का हिस्सा जो है ऊपर को उठ गया, तो उसे बोलेंगे अपलिफ्टमेंट हुई है लैंड की। अगर वो हिस्सा क्या है, नीचे को चला गया है, तो उसे बोलते हैं सबसिडेंस। और एमरजेंस भी सेम चीज़ है, सबमर्जेंस भी सेम चीज़ है, लेकिन ये किससे पर्टेनिंग है, ये ओशियन जो भी है उससे डील करता है। तो अब देखिए, कोई चीज़ मान लीजिए पहले क्या थी, सी के नीचे थी, समुद्र के नीचे थी, लेकिन उसकी एमरजेंस हुई तो क्या है, वो ऊपर आ गई। जैसे कि हमारा जो गुजरात का जो काठियावाड़ कोस्ट है, वो एक एमरजेंट कोस्ट है। ठीक है, तो एमरजेंस हम जो समुद्र के पर्टेनिंग है वहाँ बात करेंगे। और सबमर्जेंस में क्या होगा, पहले सी के ऊपर था वो, ठीक है, अब क्या हुआ है, वो नीचे पानी में डूब गया है, तो उसे बोलते हैं सबमर्जेंस। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, जो गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है वो क्या है, सबमर्ज्ड है। तो इस तरीके से मतलब हम इन्हें बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अपलिफ्टमेंट क्या है, सबसिडेंस क्या है, एमरजेंस किसे बोलते हैं, सबमर्जेंस किसे बोलते हैं। बात करूं ओरोजेनिक, ओरोजेनिक जो फोर्सेस है ना, ये हमेशा क्या करती हैं, जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके जो टेंजेंशियली एक्ट करती हैं। तो ओरोजेनिक यानी कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्स।
तो ये एक्ट करेंगी टेंजेंशियली, और जो एपिरोजेनी में कहाँ थी, रेडियल फोर्सेस थी, ये याद रखना है। अब यहाँ देखिए क्या है, दो तरीके की फोर्सेस लगती हैं, एक होती है कंप्रेशनल, एक होती है टेंशनल। तो जो कंप्रेशनल फोर्स होती हैं वो क्या है, दोनों तरफ से जो है किसी चीज़ को दबाती हैं। जब ये दबाएंगी तो क्या होगा, फोल्डिंग होगी, ठीक है, फोल्डिंग होगी। अगर और दबाओगे तो क्या होगा, फ्रैक्चरिंग भी हो जाएगी रॉक्स की। जो इस कंप्रेशनल चीज की वजह से जो फॉल्ट बनता है ना, उसे बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट, वो नॉर्मल फॉल्ट नहीं है। अब देखो, जो टेंशनल फोर्सेस हैं वो क्या है, किसी चीज से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती हैं। तो इससे क्या होता है, जो क्या है, फिशरिंग और फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक्स होना शुरू हो जाती है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। ये क्या है, नॉर्मल फॉल्ट है। लेकिन कंप्रेशन की वजह से फॉल्ट जो बनता है उसे बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। और जो ये नॉर्मल फॉल्ट है, इसमें क्या है, दो चीज़ें याद रखनी है आपको। ये अगर देखिए, ये आप इसी, ये दो हिस्से हैं, इन दोनों को आप खींच रहे हो, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये नीचे को जो है सबमर्ज कर जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगी, रिफ्ट वैली बनेगी, जिसे हम बोलते हैं ग्रैबन। तो याद रखना है, एग्जाम्पल इसका बेस्ट है जो ये नर्मदा, जो ये रिफ्ट वैली है, ये विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच में है। तो जो ये विंध्या सतपुड़ा क्या है, इनको बोलते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स, और इनका दूसरा नाम क्या है, होस्ट। ठीक है, तो होस्ट क्या है आपको लग गया पता। ग्रेबन क्या है, रिफ्ट वैली को जो है ग्रेबन भी बोला जाता है। बात करूं कंप्रेशनल वाली चीज की, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या है, देखिए यहाँ पर रॉक्स की क्रम्बलिंग और जो फोल्डिंग होगी, ठीक है, तो बक्कल होंगी, बकलिंग भी होगी रॉक्स की। तो इसकी वजह से क्या है, एक क्या बनता है, क्रेस्ट बनता है, एक ट्रफ बनता है। जो क्रेस्ट वाला एरिया है उसे हम एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जो ट्रफ है यानी कि जो डिप्रेशन है उसे बोलते हैं सिंक्लाइन। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब था एंडोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में। अब देख लेते हैं एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स के बारे में। तो जो भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, वो कहाँ से पैदा होती है, मेनली जो सूरज की जो हीट है ना, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के लिए, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के लिए। तो सूरज की हीट क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है, कंडेंसेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। तो टेम्परेचर और जो ये प्रेसिपिटेशन है, ये क्या है, इंड्यूस करते हैं स्ट्रेस, जो भी अर्थ के ऊपर जो भी मटेरियल्स हैं। और यही क्या है, एक्सोजेनेटिक जो ये मूवमेंट्स हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं वेदरिंग पढ़ेंगे हम, इरोजन पढ़ेंगे हम, मास वेस्टिंग पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से होती हैं। इन सभी जो ये एक्सोजेनेटिक जितने भी मूवमेंट्स हैं, चाहे वो वेदरिंग हो, मास वेस्टिंग हो, इरोजन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इनको हम एक कॉमन टर्म के अंदर रखते हैं जिसे बोलते हैं डीन्यूडेशन, यानी कि टू स्ट्रिप ऑफ और अनकवर किसी चीज़ का, है ना, स्ट्रिप ऑफ करना, उसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। तो जो डेन्यूडेशन जो है ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी। अब पहली बात, जो रॉक है वो किस तरीके की रॉक है, क्या वो रॉक टफ है, फ्रेजाइल है, या किस तरीके की रॉक है वो, है ना। तो जितनी फ्रेजाइल या लूज रॉक होगी वो उतनी जल्दी क्या होगा, उसकी वेदरिंग होगी। और उस रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये डेन्यूडेशन की प्रोसेस कैसी रहेगी। दूसरा पॉइंट, उस रॉक के अंदर क्या जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स मैंने आपको समझाया पहले, अगर जॉइंट्स होंगे तो मैंने बताया था कि जॉइंट्स जो हैं वेदरिंग के लिए रॉक को ससेप्टिबल कर देते हैं। तो जितने ज़्यादा जॉइंट्स उतने जल्दी उसकी वेदरिंग। तीसरा पॉइंट है केमिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ रॉक मिनरल। जो रॉक्स हैं उनके अंदर जो मिनरल्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, क्या वो डिजॉल्व जल्दी हो जाते हैं। तो जितने जल्दी डिजॉल्व होंगे उतने जल्दी रॉक की वेदरिंग होगी। अगला पॉइंट, क्या जो वो रॉक है वो परमिएबल है या पोरस है। तो अगर कोई भी चीज़ परमिएबल है तो वो क्या करेगी, अपने अंदर से पानी को पास करेगी, और वो जाके जो है पानी कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा। तो इसकी क्या है, जो डेन्यूडेशन की प्रोसेस है काफ़ी स्लो रहेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ जो है पोरस है, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल क्या है, पोरस होती है, ये अपने अंदर क्या है, पानी को होल्ड करती है और स्वेल कर जाती है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अब पोरस है तो वाटर के कांटेक्ट में ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा देर रहेगी, तो इसकी डिसइंटीग्रेशन जो है ज़्यादा जल्दी होगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि परमिएबल है या पोरस है। जितनी भी जो ये एक्सोजेनिक जो ये प्रोसेसेस हैं ना, ये क्या करती हैं, कंटिन्यूसली क्या है, एक स्ट्रेस और फटीग है जो रॉक्स के ऊपर डालती रहती हैं, ठीक है।
अब बारिश हो रही है, बारिश में देखिए अब क्या होता है, लगातार उस पर कभी हमारे जो सीजन्स हैं, है ना, कभी विंटर है, समर है, रेनफॉल है, तो इससे क्या हो रहा है, कई बार विंटर्स में ठंडा टेम्परेचर झेल रही हैं, गर्मियों में गर्म हो रही हैं, पानी आ रहा है बारिश में, तो इसकी वजह से क्या है, कंटिन्यूस स्ट्रेस में जो ये चीज़ें रहती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है धीरे धीरे इनकी जो वियरिंग एंड टीयरिंग है रॉक्स की वो होती है, और जो है वेदरिंग शुरू हो जाती है। तो वेदरिंग बेसिकली क्या है, इन सीटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स है, वहीं खड़े खड़े ये जो है टूटना शुरू हो जाती हैं, तो इसे बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग जो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इनको हम क्या है डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे कि आखिरकार फिजिकल क्या होती है, केमिकल क्या होती है और बायोलॉजिकल क्या होती है। इनको देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो मास मूवमेंट और जो इरोजन है वो क्या चीज़ होती है। तो मास मूवमेंट में बेसिकली हम कवर करते हैं जो लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड जब होती है उसे बोलते हैं मास मूवमेंट, और ये बेसिकली इसका जो मेन रीज़न होता है ना वो होता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटी की जो फोर्स है उसी की वजह से जो है लैंडस्लाइड्स होते हैं। और इरोजन क्या है, इरोजन बेसिकली क्या है, जो हमारे जो भी जियोमॉर्फिक मैंने एजेंट बताया आपको, विंड, वाटर, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये क्या है, इरोजन करती हैं। तो इनको आगे आने वाले लेक्चर्स जो हमारे पर्टिकुलर लैंड फॉर्म्स के ऊपर होंगे तो हम यहाँ इस चीज़ को जो है इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि आखिरकार कैसे जो है ये इरोजन करते हैं। तो जो डेन्यूडेशन जो प्रोसेस है ना, इसकी कुछ फेजेस होती हैं। तो पहली फेज क्या है, वेदरिंग। उसके बाद क्या होगा, वेदरिंग मतलब इन सीटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, तो रॉक वहीं खड़े खड़े टूट गई। उसके बाद क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट आया, उसने क्या किया, उसको और इरोड किया, जो छोटे छोटे पार्टिकल थे उनको और तोड़ा वहां से उस रॉक से, और उनको क्या है बहा के ले गया, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर दी, और जाके क्या है आगे जाके कहीं डिपोजिशन कर देगी। तो जैसे कि अब मान लीजिए गंगा निकली हिमालय से, ठीक है, वहाँ से कुछ उसने रॉक्स अपने साथ लेके जा रही है, वो रॉक्स रॉक्स को क्या है ट्रांसपोर्ट कर रही है, उन्हें साथ में तोड़ भी रही है, लेकिन जब वो डेल्टा बनाती है तो वो रॉक्स देखा आपने किस तरीके से फाइन सिल्ट में कन्वर्ट होकर जो है डेल्टा बनता है ना। तो ऐसे वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन की जाती है, इसे बोलते हैं फेसेस ऑफ डेन्यूडेशन। बात करूं वेदरिंग के बारे में तो अब देखते हैं पहली फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग को क्या है, मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। तो अब ये कैसे कैसे होती है देखिए, मान लीजिए कोई रॉक थी, उसके ऊपर काफ़ी सारी रॉक्स पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो रॉक्स जो है हटा दी हैं, तो क्या है उसके ऊपर से जो है प्रेशर रिलीज कर दिया है। तो जब प्रेशर रिलीज होगा तो क्या है वो धीरे धीरे क्या है टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो प्रेशर रिलीज की वजह से भी क्या है वेदरिंग होती है। जब वो टूटेगी तो क्या है उसका जो है मोर, जितना भी सरफेस एरिया है एक्सपोज ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर के लिए भी, जो रेनफॉल है उसके लिए भी, तो वो धीरे धीरे क्या है और छोटे छोटे हिस्सों में वो टूट जाएंगी, और उसको क्या है इजीली ट्रांसपोर्ट करके आगे डिपॉजिट कर दिया जाएगा। दूसरा है वाटर। तो वाटर में हम देखेंगे फ्रीज एंड थॉ साइकिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है देखिए, सर्दियों में क्या होगा, रॉक के क्रैक्स के अंदर जो पानी है वो फ्रीज करेगा, ठीक है, रात के टाइम पे, और दिन के टाइम पे वो पिघल जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूस जो है स्ट्रेस रहेगी फ्रीज होने की और थॉ होने की। तो जब पानी फ्रीज होता है ना, तो जो उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है एक्सपैंड करती है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस एक्सपेंशन, फिर उसके बाद थॉ साइकिल चलेगी तो दोबारा वैसे नॉर्मल हो जाएगा, फिर एक्सपैंड, फिर नॉर्मल, ऐसे कर करके स्ट्रेस पड़ के वो क्या है टूट जाएगा। इसको हम फ्रॉस्ट वेजिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो रॉक्स में जो क्रैक हैं इनकी वजह से क्या है वाइडन हो जाते हैं और ये धीरे धीरे टूट जाती हैं, इसे बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। अगला है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट इन रॉक क्रैक्स। धीरे धीरे आपने देखा होगा ओशियन के जो आसपास वाली जो रॉक्स हैं उनके अंदर अगर क्रैक्स हैं और उनके अंदर पानी जा रहा है तो क्या है धीरे धीरे वो सॉल्ट अंदर डिपॉजिट करता जा रहा है। लगातार कंटिन्यूसली क्या है सॉल्ट की जो है क्रिस्टलाइजेशन अंदर हो रही है, जिसकी वजह से क्या है वो क्रैक वाइडन होते हैं और वो रॉक्स टूट जाती हैं। तो इसे भी फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। अगला है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स। तो दिन के टाइम क्या आएगा, एक्सपैंड करती हैं रॉक, है ना, दिन के टाइम एक्सपैंड करेंगी हीट की वजह से, जो आउटर कवरिंग है रॉक की वो एक्सपैंड करेगी, और रात के टाइम पे वो कंट्रैक्ट करती है। मोस्टली ये चीज़ जो है डेजर्ट में जो रॉक्स है उनमें देखी जाती है। और धीरे धीरे क्या होगा, लेयर बाय लेयर रिमूवल होता जाएगा इस रॉक का, जिसे बोलते हैं एक्सफोलिएशन, ये याद रखना है ना। तो जो फिजिकल वेदरिंग है वो कैसे कैसे होती है, पहला तो प्रेशर रिलीज हुआ, दूसरा फ्रीज एंड थॉ साइकिल के बेसिस पे, अगला क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट इन रॉक क्रैक्स, और अगला है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स, ठीक है, एक्सफोलिएशन होती है इसकी वजह से।
अब बात करूं केमिकल वेदरिंग की, तो केमिकल वेदरिंग में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एसिड रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है, हमारा जो व्हीकल्स हैं वो निकाल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ से मिल रही हैं, तो जब भी वो बारिश का जो पानी इस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये क्या करती है, जो भी हमारे जो लाइमस्टोन जो है जिन रॉक्स के अंदर होगा ना, लाइमस्टोन की जितनी भी रॉक्स हैं या लाइमस्टोन अगर रॉक्स के अंदर है तो वो उसको डिसॉल्व कर देता है ये कार्बोनिक एसिड। तो ठीक है, तो इससे क्या है, वेरियस अलग अलग तरीके के जो है लैंड फॉर्म्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। तो ये इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर है, कास्ट टोपोग्राफी, लाइमस्टोन टोपोग्राफी भी इसे बोलते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि आखिरकार स्टेलेक्टाइट स्टेगमाइट ये किस तरीके के जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं। अगर पानी जो है वो क्या है, सल्फेट्स के साथ जो है कंबाइन करता है तो वो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर पानी नाइट्रेट के साथ कंबाइन करता है तो वो बनाता है नाइट्रिक एसिड। और ये तीनों कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है हमारे को जो है एसिड रेन में देखने को मिलती है। तो एसिड रेन जो है मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है केमिकल वेदरिंग के लिए। और अगली प्रोसेस इसी के अंदर देखूं तो वो है ऑक्सीडेशन। तो जिन रॉक्स के अंदर जो है सल्फाइट या फेरस ऑक्साइड होगा, उनमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू जो है केमिकल वेदरिंग होगी। बात करूं अगली की तो वो है ऑर्गेनिक एक्टिविटी। तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो ये रूट्स होती हैं ना, इनमें क्या है, ह्यूमस कॉम्प्लेक्स होता है। ह्यूमस कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है यहाँ हमें क्या है, हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम के आयन का हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस इनका जो है एक्सचेंज होता रहता है रूट और सॉइल के बीच में। तो ये जो H पॉजिटिव जो आयन्स है ना, ये क्या है, जो मिनरल्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं रॉक के। तो ह्यूमस कॉम्प्लेक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है केमिकल वेदरिंग में। बात करूं हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा ना वो अटैच कर जाएगा, जो रॉक है उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वहाँ अटैच हो जाएगा। वहाँ अटैच होगा तो उस रॉक की क्या है, एक्सपेंशन होगी और धीरे धीरे क्या है वो रॉक टूट जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल वेदरिंग है। बात करूं हाइड्रोलाइसिस की, तो इसमें क्या होगा, वाटर के अंदर जो H2 और O2 है वो कंबाइन करेंगे रॉक मिनरल के साथ और क्या है, कोई नया केमिकल बना देंगे। तो इसकी वजह से भी जो है केमिकल वेदरिंग होती है। बात करूं सॉल्यूशन की, तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि कार्बोनिक एसिड किस तरीके से जो है डिसॉल्व करती है लाइमस्टोन को। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन वाला है। बात करूं कोरेजन की, तो इसमें क्या है, जो आयरन जो है अगर वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया ना तो वो कोरोड होना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा ही होगा, जितनी भी हमारी जो आयरन्स की जो रेलिंग्स होती हैं उनके ऊपर हम पेंट करके रखते हैं ताकि मॉइस्चर उस पर ना आए और वो कोरोड ना करे, यानी कि केमिकल वेदरिंग को हम प्रिवेंट कर रहे हैं। बात करूं बायोलॉजिकल वेदरिंग की, तो इसमें जो भी लिविंग चीज़ है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो बोरोइंग एनिमल्स हो जो कि मतलब गड्ढे करके ज़मीन में रहते हैं, रैट, रैबिट, तो इनकी वजह से जो वेदरिंग होती है उसे बोलते हैं हम बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है, केमिकल भी हो सकती है और मैकेनिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो केमिकल में अगर मैं बात करूं तो कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं कुछ इस तरीके की एसिड प्रोड्यूस करती हैं जो कि रॉक्स को डिसॉल्व करती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग भी होती है। और बात करूँ मैकेनिकल की, क्या है, अब मान लीजिए कोई प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, उसकी रूट्स जो है एक्सपेंड करती होती हैं विद टाइम, तो रूट्स के अराउंड जो रॉक्स होती हैं वो पल्वराइज्ड हो जाती हैं, जिस तरीके से जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता रहता है तो रॉक्स जो हैं टूट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें फिजिकल वेदरिंग भी देखने को मिलती है। और जो बोरोइंग एनिमल्स होते हैं, चाहे वो रैट हो, रैबिट हो, वो क्या है, ज़मीन में गड्ढा बनाते हैं। तो गड्ढा बनता है तो एक पैसेज मिल जाता है पानी को एंटर करने के लिए, तो पानी धीरे धीरे एंटर करता है और जो नीचे रॉक्स हैं उनके कांटेक्ट में आता है और वहाँ पर जो है वेदरिंग वो कॉज करता है। और जो ये जानवर होते हैं और चाहे आप ह्यूमन्स ही ले लीजिए, जो लगातार कंटिन्यूसली अगर किसी एक ही रास्ते पे लगातार चलते रहते हैं तो वहाँ पर जो भी रॉक्स उस रास्ते में हैं वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, उन पर कंटिन्यूस स्ट्रेस एंड फटीग रहता है और वो धीरे धीरे उस प्रेशर की वजह से, जो वॉकिंग का प्रेशर है एनिमल्स का और ह्यूमन्स का, वो धीरे धीरे पल्वराइज टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है मैकेनिकल वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये सब था वेदरिंग के बारे में।
तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस लेक्चर को लेके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप फेसबुक पेज पे जो है पर्सनल मैसेज करके भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स को। धन्यवाद।